आप सभी का YouTube के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आज लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों के समक्ष सबसे यक्ष प्रश्न यही है कि कैसे अपने समय का सदुपयोग करें। इसी बात को ध्यान में रख करके मैं अपने एक नए सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। इस सेशन के तहत मैं इतिहास विषय को सरल, तार्किक और नवीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आज की परिचर्चा को मैं दो भागों में बांट करके प्रस्तुत करूंगा। पहले भाग में मैं इतिहास मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और दूसरे भाग में प्रारंभिक परीक्षा पर चर्चा करूंगा। इसके साथ ही साथ वे परीक्षाएं जो लॉकडाउन के बाद संपादित की जाएंगी, जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता, राजकीय प्रवक्ता, ये परीक्षाएं भी संपादित होंगी जो ऑब्जेक्टिव माध्यम से संपादित की जाती हैं और जिसमें इतिहास विषय को लेकर के महत्वपूर्ण योगदान है और उन विद्यार्थियों को भी हमारे इस सेशन से काफी लाभ मिलेगा। अब मैं अपनी चर्चा को प्रारंभ करता हूं। इतिहास को मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, मुख्य परीक्षा के, तो ये हमेशा रहा है कि सनह सनह संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, अपनी परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करते रहते हैं। जब से शब्द मुख्य परीक्षा में शब्द सीमा को घटाया गया है, पहले जो प्रश्न हम 700 750 शब्दों में लिखते थे, आज उन्हीं प्रश्नों को 150 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखने को दिया जाता है। अब ये एक यक्ष प्रश्न निकल के आया कि ऐसा परिवर्तन होने से इतिहास विषय कठिन हुआ या सरल। अब ऐसे में अगर आप देखें तो एक तो इतिहास वैसे ही इसका जो सिलेबस है बहुत बृहत है, अपने आप में कहिए तो दो विषय अपने आप में समाहित हैं, छोटे छोटे दो विषय इसमें अपने आप में समाहित हैं। और ऐसे में जब इनका शब्द सीमा घटा दी गई तो प्रश्न एग्जामिनर का प्रश्न पूछने का जो दायरा वो बढ़ गया। अब ये प्रश्न उठा कि इससे इतिहास विषय जो है और अधिक कठिन हो गया। आइए इस पे देखते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो हम लोग जो है, अब इससे हुआ क्या, जब वही प्रश्न अगर 150 और 250 शब्द में लिखने को दिया जाने लगा तो विद्यार्थियों के समझ से प्रश्न ये आया कि क्या लिखें, क्या छोड़ें, किस पहलू पर ज्यादा फोकस करें, किस पहलू को कम। ऐसे में होता क्या है कि विद्यार्थी शुरू करता है सवाल लिखना और समय कम और जो स्पेस दिया जाता है वो कम होने की वजह से एक पक्षी आंसर देकर के चला जाता है। लेकिन आपको अगर कुछ यहाँ पर आपको अपना कुछ दृष्टिकोण स्पष्ट रखना होगा। जैसे पहले तो आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए सवाल पूछा है कि अशोक के धम्म, अशोक के धम्म, अब इसके बाद जो शब्द जुड़ता है, कई शब्द जैसे वर्णन, विश्लेषण, मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन, महत्व, प्रभाव, ये शब्द जोड़ करके ये शब्द इसमें लास्ट में टेल में जोड़ दिया जाता है। और अब अगर विद्यार्थी इन शब्द का अर्थ नहीं समझता है तो वो सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही लिख करके चला आता है। ऐसे में सबसे पहली जरूरत है आपकी पहली सीढ़ी कि ये जो टेल लास्ट जुड़ा रहता है ऐसे प्रश्नों में, उनको आपको समझना होगा, तभी आप 150-250 शब्द में पूरी तरीके से न्याय कर पाएंगे। तो ये पहली सीढ़ी है, ये समझना होगा। दूसरा जो दृष्टिकोण आपको समझना है उसमें यह है, दो चीज ध्यान रखनी है आपको, फलक और क्रम। ये क्या है? देखिए, अक्सर इतिहास में अक्सर सवाल में कारण और प्रभाव पूछा जाता है। अब कारण और प्रभाव में जब सवाल पूछा जाता है तो अब जब पहले सीमा ज्यादा होती थी तो हम आसानी से लिख ले जाते थे, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है किस कारण को लें, किस कारण को छोड़ दें,
कितना प्रभाव लें, कितना प्रभाव को छोड़ दें। तो ऐसे में आपको दो चीज ध्यान रखनी होगी, फलक और क्रम। क्रम किस चीज का? महत्व का क्रम। अब जैसे मान लीजिए सवाल पूछा फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव की चर्चा कीजिए। अब इसमें कारण भी पूछ लिया, प्रभाव भी पूछ लिया 250 शब्द में। जो सवाल केवल कारण 7-7.5 शब्द में पूछता था, 250 शब्द में आपको कारण और प्रभाव दोनों लिखना है। अब ये एक चैलेंज है विद्यार्थी के समझ कि वो कौन से कारणों को ज्यादा प्रभावी करे, किस कारण को कम महत्व दे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जितने कारण हैं सबको टच करना होगा। लेकिन अब जैसे सवाल मान लीजिए कि राजनीति में 4 कारण हैं, तो 4 कारण मत लिखिए, 2 कारण लिखिए। ऐसे ही शैक्षिक क्षेत्र में, ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में, ऐसे ही सांस्कृतिक क्षेत्र में, ऐसे ही दार्शनिक क्षेत्र में जो जो कारण रहे उनमें उनके सारे पहलुओं को यानी सारे फलक को आपको टच करना होगा, एक चीज। अब दूसरा यहां लिखा है महत्व का क्रम, यानी कौन सा कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट था फ्रांसीसी क्रांति में, उन कारणों को आपको वरीयता देनी होगी। अगर आप इस तरह से लिखेंगे केवल राजनीतिक कारण, तो आप 250 शब्द में आप न्याय नहीं कर पाएंगे। और अभी आपको प्रभाव भी दिखाना है, इसी तरह आपको प्रभाव को भी दिखाना होगा। तो इससे क्या है कि अगर आप पहले से ही अगर ये माइंड मेकअप हैं किसी भी सवाल को लेकर के कि अब आपको 1.5 शब्द में 2.5 शब्द में इस सवाल को हल करना है, तो ऐसे में आपको ये क्लियर कर दिमाग में रखना होगा कि हमारा जो फलक है वो ब्रॉड हो, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्रम का दिया जाए कि किस सवाल में किस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा आपको जो तीसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे हम किसी पूरा स्थल का जब उत्खनन करते हैं तो उत्खनन 2 तरह से किया जाता है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल जब हम उत्खनन करते हैं किसी पुरास्थल का, तो उससे क्या पता चलता है हमें उसका कालक्रम। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल हम किसी पुरातत्व का उत्खनन करते हैं तो उससे मुझे उसका क्षेत्र का पता चलता है, कितनी दूर तक ये संस्कृति या इसका जो प्रभाव था वो प्रसारित था। आपको ये जो हॉरिजॉन्टल जो उत्खनन है, यहाँ पर आपको मुख्य परीक्षा में हॉरिजॉन्टल स्टडी रखनी होगी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि सवाल अगर पूछा अशोक के धम्म के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, यानी महत्व की बात कर रहा है, तो आपको जो है लास्ट में 1-2 लाइन जब आप इंपॉर्टेंट बताएंगे तो 1-2 लाइन आपको अकबर से तुलना करनी होगी, आपको गांधी से तुलना करनी होगी, या आपको वहां दिखा देना होगा कि ये इस गुण के कारण अशोक अकबर से महान था या अशोक गांधी से कदम आगे थे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि आपको जो है जो मेंस का जो दृष्टिकोण है वो वर्टिकल न रख करके आपको हॉरिजॉन्टल रखना होगा, ये बात ध्यान रखनी होगी। अब इस पैटर्न के चेंज होने से जहां तक मैं समझ रहा हूं मुख्य परीक्षा कठिन नहीं हुई वरन और सरल हुई। कैसे? देखिए, इससे प्री और मेंस के बीच जो दूरी थी वो कम हो गई। अगर यदि आपका ये जो प्री वाला सेक्शन है, अगर आपने अच्छे से तैयारी इसकी की है, तो आप समझिए कि आप मेंस के स्तर पे बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछने का दायरा है वो टॉपिक के सब टॉपिक से भी पूछ सकता है और पूछा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपने थॉरली प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की है तो आपके लिए मुख्य परीक्षा और सरल हो जाती है। तो ये चर्चा थी हमारी, कुछ चर्चा आगे मैं चर्चा करूंगा इस पर डिटेल रूप में मुख्य परीक्षा पर, लेकिन अभी जो है हम लोग आगे उन परीक्षाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव माध्यम संपादित की जाएंगी, जैसे प्री की परीक्षा, जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय प्रवक्ता, ये सारी परीक्षाएं जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा संपादित की जाएंगी। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं इतिहास को सरल, तार्किक और नवीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो सरल तार्किक कैसे है वो धीरे धीरे आप मेरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन जहां तक रही बात नवीनता की तो मैं आपको दिखाता हूं। अब प्रारंभिक परीक्षा का भी जो प्रकृति हो गई है अब उतना आसान नहीं है, माइनस मार्किंग हो गई है, सीटें कम आ रही हैं, और ऐसे में अब प्रारंभिक परीक्षा भी अपने आप में एक टफ चैलेंज हो गया। तो इसके लिए कुछ ऐसा पढ़ा जाए कि जिससे कि आपको
कोई एग्जामिनेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम वो जब अपने क्लास को जब रेगुलर पढ़ाएंगे, आगे शुरू करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले हम सामान्य चीजों पर बताएंगे और फिर कैसे वो याद किया जाए उसको भी हम फोकस करेंगे। यही जो है कैसे आपको यही क्लास में ही एक तरह से कहिए याद हो जाए, उस पर फोकस करेंगे। और मैं आज दिखाने का ये प्रयास करूंगा कि कैसे आप चीजों को जोड़ करके आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक सवाल पूछता है कि वह स्थल कौन सा है जहां से सबसे पहले हाथ से निर्मित मृदभांड मिले हैं, यानी हाथ से निर्मित मृदभांड। अब समझिए इस सवाल को। सारे सवाल मैं जितना डिस्कस कर रहा हूं, सारे सवाल पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। हाथ से निर्मित मृदभांड, हाथ से निर्मित मृदभांड सबसे पहले किस पुरस्थल से मिले, पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए, चाक निर्मित मृदभांड सबसे पहले कहां से मिले हैं, और डोरी छाप मृदभांड कहां से मिले हैं। अब देखिए 3 सवाल है, हाथ से निर्मित मृदभांड, चाक से निर्मित मृदभांड और डोरी छाप मृदभांड कहां से मिले हैं। ये तीनों सवाल पूछा गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, देखिए अब यही है हॉरिजॉन्टल स्टडी का आपका महत्व समझ में आएगा प्रारंभिक परीक्षा में भी। अब अगर आप करते क्या है कि आप एक फैक्ट पाते हैं, उसको रट लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन अगर उस फैक्ट से जुड़ा हुआ अगर कोई दूसरा फैक्ट भी है, तीसरा फैक्ट भी है, चौथा फैक्ट भी है, तो कोशिश करिए उसको जो है एक दूसरे में मिलाने का। इससे क्या होगा कि जब आप तीनों फैक्ट को एक साथ पढ़ेंगे, तो इससे जो है आपको याद करने में आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे देखिए अभी अगर हम यहां से इन तीनों पढ़ों को अगर देखें, क्या उसका उत्तर होगा। अगर आप बस केवल इतना याद रखना होगा, चमक, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मृदभांड में चमक आई। कैसे आई, धीरे धीरे आई। पहले जो मृदभांड बनाए गए होंगे उनमें चमक अच्छी नहीं रही होगी, जैसे जैसे बने उसमें चमक अच्छी आती गई। बस इतना अगर आप याद रखिए तो आप तीनों सवाल का जवाब दे सकते हैं। च से चोपनी मांडो, च से चोपनी मांडो, म से मेहरगढ़ और क से कोल्डीहवा, क से कोल्डीहवा, क से कोल्डीहवा। अब देखिए, हाथ से निर्मित पहला मृदभांड चोपनी मांडो से, चाक से निर्मित पहला मृदभांड मेहरगढ़ से, और डोरी छाप पहला मृदभांड कोल्डीहवा से। तो यानी कहने का तात्पर्य कि अगर आप केवल इतना ध्यान रखिए तो आप तीनों सवाल का एक साथ याद रख सकते हैं। यही है हॉरिजॉन्टल स्टडी। यानी कि आप देखिए फिर से, चोपनी मांडो कहां है, इलाहाबाद की मेजा तहसील में, मेहरगढ़ कहां है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में, और कोल्डीहवा कहां है, ये भी इलाहाबाद की मेजा तहसील में है। तो इस तरह से आप जो है एक साथ तीनों फैक्ट याद रख सकते हैं। जैसे और देखिए कुछ और सवाल आज मैं चर्चा कर रहा हूं उन बिंदुओं पर आपको कैसे याद होगा। जब हमारी क्लास चलेगी तो हम उसमें पूरा पढ़ाएंगे, फिर कैसे याद होगा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे देखिए फिर से सवाल पूछा जाता है कि भारत में कृषि का प्रारंभ की शुरुआत कहां से मानी जाती है, किस स्थल से मानी जाती है। तो अगर इसमें भी देख लीजिए, अगर आप एक शब्द यहां देखिए, देव का गढ़ डिहवा पर है। जो लोग गांव से हैं वो लोग डिहवा समझते होंगे। हर गांव में, गांव के पीछे एक एरिया होता है जिसको डिहवा बोलते हैं। तो अगर ये शब्द यहां रखिए, देव का गढ़ डिहवा पर है, तो आपको 3 सवाल यहां भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, यहां देव से मतलब है लहुरा देव, गढ़ से मतलब है यहां मेहरगढ़, और डिहवा से मतलब है यहां पे कोल्डीहवा। अब समझिए, देखिए ये लहुरा देव पहले कहा, ये भी जान लीजिए, ये है संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश। संत कबीर
संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, ये पाकिस्तान के पाक के बलूचिस्तान क्षेत्र में और ये जो है आपका इलाहाबाद के मेजा तहसील में, इलाहाबाद के यानी वर्तमान प्रयागराज के मेजा तहसील में, जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे। तो अब जरा देखिए, लहरादेव, मेहरगढ़ और कोल्डीवा, यानी देव का गढ़ डिहवा पर है। अब इनकी जो डेटिंग आती है वो भी समझ लीजिए, यहीं पे आपको तब समझ में आएगा। ये 8000 BC, ये 7000 BC इनकी जो डेटिंग आती है, और ये है 6000 BC। अब समझिए, देखिए, अब सवाल पूछा गया है, कई बार सवाल पूछा गया है, ऑप्शन में ये भी है और ये भी पूछा गया कि भारत में कृषि का प्रारंभ कहां से शुरू हुआ। तो ऑप्शन में मेहरगढ़ भी है, कोल्डीवा भी है, तो ऐसे में आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। क्यों? क्योंकि इनकी जो डेटिंग आई है वो 7000 ईसा पूर्व है। क्लियर? अब अगर ऑप्शन में अगर तीनों रह जाएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? लहरादेव। ठीक है, यानी अब यहां से जो साक्ष्य मिलता है, लहरादेव से चावल का साक्ष्य मिलता है, ये भी जान लीजिए आप। मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिलता है और कोल्डीवा से चावल का साक्ष्य मिलता है। तो अब जरा देखिए, अगर आपको ये है, देखिए फिर आया, देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टडी। अगर आपने केवल ये पढ़ लिया कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा है, तो सवाल में अगर ऑप्शन मेहरगढ़ दे दिया तो आप वहां गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर मेहरगढ़ नहीं है, लहरादेव ऑप्शन में नहीं है, तो क्या सही हो जाएगा? कोल्डीवा। तो ये हॉरिजॉन्टल स्टडी है। ये इस दृष्टिकोण से ऐसे तथ्यों को आपको नजरअंदाज करके नहीं चलना होगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप गलत करके आएंगे। तो इस तरह से जहां भी इस तरह की जो है चीजें आए, उनको आप एक दूसरे से जोड़ करके किसी दूसरे चीज से उसकी तुलना करके आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं। आइए कुछ चीजों को और देखते हैं ऐसे ही। जैसे देखिए 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, मत्स्य, मल्ल, मगध, वत्स, वज्ज, अंग, अस्मक, अवंती, सूरसेन, पांचाल, चेदी और गांधार। ये जो 16 महाजनपद है, सवाल बार बार पूछता है कि किन महाजनपदों की 2 राजधानियां थी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जरा देखिए, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाक से मल, पाक से मल। अब अगर आपने ऐसे पढ़ लिया कि हाँ इनकी राजधानी पांचाल की, कोसल की, अवंती की, आप इसको पाक को आप इंग्लिश में लिखिए तो ज्यादा याद रहेगा सही से, या मल्ल की। लेकिन अगर आप इसको जोड़ करके पढ़ते हैं, सारे जो ये चारों जो फैक्ट हैं, इसको अगर आप जोड़ के पढ़ते हैं तो फिर आप गलत नहीं करेंगे। जैसे देखिए, यहां पर पी से क्या है? पांचाल, ए से अवंती, के से कोसल, ठीक है, और मल्ल से मल्ल है। अब जब देखिए, पाक से भारत का युद्ध क्या होता है? उसकी दोहरी नीति की वजह से, मतलब कहता कुछ और है, करता कुछ और है, इसी वजह से क्या होता है? मल्ल होता है। तो पाक से मल्ल अगर आप याद रखें ये शब्द, तो आसानी से आप 4 जो महाजनपद थे उन्हें बता सकते हैं, जैसे पांचाल, अवंती, कोसल और मल्ल। ये जो 4 महाजनपद थे, इनकी 2 राजधानियां थी। तो देखिए, फिर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टडी का यूज किए। और आइए और कुछ चीजें दिखाते हैं आपको। देखिए, इस तरह से अगर आप चीजों को जोड़ करके, कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो फिर आप सवाल गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास का जो विषय है, अब क्या हो रहा है, जो सवाल बन रहे हैं, अब वो जो सवाल पुराने आए हुए हैं, उन्हीं सवालों में उनको कई सवालों के साथ में जोड़ करके, यानी एक सवाल में 4 सवाल बना करके पूछ रहा है। इसलिए अगर आप इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तभी आप आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। जैसे देखिए, आपको याद होगा कि जब मॉडर्न इंडिया में 1935 का जो एक्ट आया था, तो 1935 जो एक्ट आया उसके बाद चुनाव हुआ 1937 में, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। ये सवाल कई बार पूछता है कि वे कौन कौन से प्रांत थे उस समय जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। कई बार सवाल पूछा गया है हर परीक्षाओं में, IAS से लेकर के B.Ed तक।
लेकिन हम गलत कर देते हैं। अगर उसको हम इस तरह से पढ़ लें जैसे BSP, यानी ये सब पता ही है आपको, BSP बहुजन समाज पार्टी। अब देखिएगा बी से क्या है बंगाल, एस से सिंध और पी से पंजाब। ठीक है, BSP यानी आप यह सवाल पूछा कि किन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तो इतना याद रखिए कि BSP की सरकार बनी थी। आप चीजों को जोड़ देखिए, यही है हॉरिजॉन्टल स्टडी और चीजों को जोड़ के पढ़ना। BSP बंगाल, सिंध और पंजाब, इन 3 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। या आइए देखिए BSP से ही आपको और कुछ चीजें बता देता हूं। प्राचीन इतिहास में भी एक सवाल यहां से बना है। देख, आप सवाल पूछा जाता है पाषाण काल से। पाषाण काल में पहले एक चीज बता देते हैं यहाँ पे। पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इट मीन्स लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो ये जो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक है, इनका जो विभाजन का जो आधार है, इनका उपकरण, जो उपकरण थे उस दौर के, और उनके पत्थर कौन से थे, उनकी तकनीक कौन सी थी, इसी आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। सवाल पूछता है कि किस काल के कौन से औजार थे, कौन से उपकरण थे। ठीक है, अब अगर आप देखिए इस तरह से CCPH, जिसे कहा जाए CCC पास है, ये हो गया निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण। BSP हो गया आपका मिडिल पैलियोलिथिक का उपकरण, और ये अपर का जो है वो तो ब्लेड है, ब्लेड संस्कृति यहाँ पे। अब देखिए BS यहाँ से क्या है CCC से, अगर आप देखिए इसको चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर, पेबल, हैंड एक्स, कहते नहीं CCC पास है, CCCPH पास है, तो चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर, पेबल, हैंड एक्स। अब यहाँ जो देखिए हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए BSP अगर आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं। B से यहाँ पे क्या है ब्यूरिन, ब्यूरिन। एक B से है आपका बोरर, एक S से है आपका स्क्रेपर, स्क्रेपर, और P से है पॉइंट। तो यानी अगर आप यहाँ देखिए मिडिल पैलियोलिथिक के जो औजार क्या हो गए, ब्यूरिन, बोरर, स्क्रेपर एंड पॉइंट। इसीलिए जो है जो स्क्रेपर और पॉइंट है SP, समझ पार्टी याद रखिए, SP स्क्रेपर और पॉइंट, इसका इस मिडिल पैलियोलिथिक को स्क्रेपर और पॉइंट संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि ये इस काल के प्रमुख उपकरण थे। और यहाँ पे आ जाती है ब्लेड संस्कृति। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा बताऊंगा कि उसमें कैसे क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब में आगे चर्चा करूंगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, अगर चीजों को अगर हम कोरिलेट करते हैं और अपने दिमाग में हॉरिजॉन्टल स्टडी को ध्यान में रखते हैं, तो चीजों को जोड़ करके आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे सवाल पूछता है मध्य पाषाण काल के जो 3 पुरास्थल हैं जिनकी खुदाई हो चुकी है और वो प्रतापगढ़ जनपद के हैं, सराय नहर राय, दमदमा और मेहदहा। तो सराय नहर राय, सराय नाहर राय, दमदमा और मेहदहा 3 स्थल हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं। इसका पहला स्थल SDM। अब देखिए 3 शब्द निकल के आ गया SDM। अब SDM शब्द तो बहुत परिचित शब्द है, तो देखिए हमने क्या किया, इन शब्दों को सामान्य शब्द से जोड़ दिया। तो ये शब्द आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये हम हमेशा सुनते रहते हैं और यही सपना लेकर के शहर में आए हैं पढ़ने के लिए। तो अब जरा देखिए सवाल पूछता है कि किस मध्यकालीन पुरास्थल से एक कब्र में 4 कंकाल दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। किस पुरास्थल स्थल से एक कब्र में 3 और किस में एक कब्र में 2। तो अगर आप इस तरह याद रखें, अगर SDM आपको याद है तो 4, 3 और 2, 4, 3 और 2, यानी सराय नहर राय से एक कब्र में 4 कंकाल,
दमदमा से एक कब्र में 3 कंकाल और मैदहा से एक कब्र में 2 कंकाल के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और ये सवाल तो कई बार पूछा गया है दमदमा का कि एक कब्र में 3 कंकाल दफनाने साक्ष्य किस पुरास्थल से मिले हैं। अगर आपको एसडीएम याद रहेगा तो नारायण, दमदमा और मैदहा आसानी से आप बता लेंगे। तो ये कुछ प्रयास रहा मेरा बताने का कि कैसे हम आपको नवीन तरीके से इतिहास को पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद कैसे याद होगा इस पर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ प्रेस आइकन के बटन को भी बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी अगली वीडियो आपको आए उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।